नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ में हैं राजीव भाई, अभिषेक जी और रचित भाई। राजीव जी जो कि रंग दे बसंती यूट्यूब चैनल पर और अभिषेक भाई, अभिषेक तिवारी और रचित भाई जो हैं, वो सब लोकतंत्र यूट्यूब चैनल पर आते ही हैं, आप सब जानते ही होंगे। एक बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली जो घटना पालघर में हुई है बृहस्पतिवार को, पूरे देश के अंदर उसको लेकर के काफ़ी रोष है और सरकार की जो हमने शिथिलता देखी है, समाज की जो शिथिलता देखी है, क्रूरता देखी है उन वीडियोज़ में, वो असहनीय है और जिन शब्दों में भी हम उनकी निंदा कर सकते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन इस पूरी की पूरी घटना ने कहीं न कहीं पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया गया है और जिस तरीके की संवेदना और संवेदनहीनता मीडिया में देखने को मिली है और लिबरल गैंग में देखने को मिली है, वो उसने भी बहुत ज़्यादा आघात पहुँचाया है। मैं बारी-बारी से सभी से ही इस विषय पर अपने-अपने बात रखने के लिए आमंत्रित करूँगा। सबसे पहले राजीव भाई आप बताएँ कि ये जो घटना हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स आए हैं, जिनको कहीं न कहीं छिपाने की कोशिश भी की गई थी? और इस देश का जो सहिष्णुता है, जो अखंडता है, जो अक्षुण्णता है, उसको नष्ट करने का काम कहीं न कहीं इस पूरी की पूरी दुर्घटना के पीछे में साफ झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। अंकुर भाई, इसमें ना कई ऐसे बहुत सारे पॉइंट है इसमें, जी, इस पूरी घटना में। आप उसमें देखो कि जब पुलिस वाला उसे लेकर फॉरेस्ट विभाग के उसमें से बाहर निकले, जो उनका जी, दफ्तर ऑफिस जो भी उनका वो था, उसमें से भी पीछे एक लात मारे उनके, जो बुजुर्ग सन्यासी थे वो, उनका जी, लात मारता है पीछे से, और वो पुलिस वाला फिर उसे आगे कर दे। जी, ये तो थी। लेकिन आप ये सोचो कि उस गांव में जितने भी लोग हैं, पहली बात तो ये है कि वो कोई आदिवासी अब आदिवासी या नक्सल इलाका या फलाना ढिमका जो भी ये लोग कह रहे, लेकिन मुंबई से 80 किलोमीटर दूर, देश की आर्थिक राजधानी से 70-80 किलोमीटर दूर है वो गांव। और 70-80 किलोमीटर दूर अगर मुंबई के बाद नक्सली बैठे, तो फिर आर्थिक राजधानी सुरक्षित कहां से होगी? जी, एक बिल्कुल। तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया कि मेरे ख्याल से पालघर मुंबई के ज्यादा नजदीक है और दादरी बहुत दूर है यूपी का। जी, 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 बिल्कुल। जब अखलाक की हत्या यहाँ पर हुई थी, तो जी, किरण राव जो उसकी मिसेज थी आमिर खान की, वो डर, लेकिन वो पालघर की घटना से नहीं डरी। इसका जी, जी, मतलब जी, वो हिम्मत वाली होगी। लेकिन सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि जूना अखाड़ा के संत थे, और हुँ, जूना अखाड़ा के टोटल जो संत हैं, उनकी संख्या करीब 4 लाख है, जी, जी, जूना अखाड़ा के। और हाँ जी, करीब करीब ये मेरे ख्याल से 12वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में 1259 के आसपास जूना अखाड़े की स्थापना हुई थी। 10 नामी अखाड़े में से एक है। चार जी, लाख संतों का अखाड़ा है। 4 लाख की तो फौज भी नहीं है कुछ देश के पास। और आप ये बिल्कुल। देखो कि 4 लाख जिसके पास संत हो, वे चार हुँ, लाख संत कितनी शांति और कितनी सहिष्णुता से रहते होंगे। कभी जी, आपने सुना कि उन्होंने कहीं उत्पात मचाया? और नहीं, आपने कभी सुना कि जूना अखाड़ा ने ये कर दिया वो कर दिया? हमेशा आपने देखा होगा कि आप अपने उसको लौट जा, आप अपने मठ को लौट जा, अपने घर को लौट जा, कहीं भी लौट जा, कुंभ और अर्ध कुंभ, दो जी, जगह आकर भारतीय संस्कृति का परिचय दिया, और परिचय देने के बाद अपने घर वापस लौट जाते हैं लोग। जी, 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 लेकिन इसमें ये लेकिन आप इस एक चीज ये देखो कि लोगों के अंदर कितनी नफरत भरी होगी कि 100 200 500 लोग इकट्ठे हो रहे, और कोई भी ये नहीं कह रहा मत मारो। इसका मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के प्रति, सन्यासियों के प्रति नफरत का बीज बोया गया था। और जी, बोया किसने गया? इसे किसने बोया? तीसरी चीज, वहां पे वो भी कही थे, कोई नेता भी, एनसीपी के नेता भी थे वहां पे, जी, 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 ऐसा सुनने में आया। ऐसा सुनने में आ तो जा रहा है। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे सवाल है इसमें, कोई एक दो सवाल नहीं है। जी, 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 ठीक। अ, अभिषेक भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यही सवाल जो है मेरा कि इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या-क्या चीज़ें लगती हैं? कहाँ-कहाँ आपको विफलता लगती है सरकार की, पूरे सिस्टम की? और क्या आपको भी यही लगता है कि सन्यासियों के प्रति, भगवा के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो नफ़रत भरी जा रही है कूट-कूट के, ये उसका परिणाम लगता है? सबसे पहले तो अंकुर भी आपके तमाम दर्शकों को अभिषेक तिवारी शो का नमस्कार और बहुत हृदय विदारक जो ये घटना हुई है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम सब
छोड़ रहे हैं। ये है वामपंथ और मिशनरीज का कॉम्बिनेशन। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। ये सारी बातें मिथ है कि चोरी की घटना, ये इन हत्या हुई है इंटेंशनली क्योंकि ये संत थे। अब मैं साबित कर रहा हूं इसको कैसे। आप एक इधर क्रोनोलॉजी समझेंगे कि आजकल कोई संत बोलता है, धर्म की बात करता है तो उसे पिछड़ा, गंवार, ऐसी बातें फैलाई गई है। दूसरी तरफ आप संतों को, एक ट्रेंड है वामपंथ के अर्बन नक्सल का, जो संत बलात्कारी होते हैं, ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। संत बेईमान होते हैं, चोर होते हैं। दूसरी तरफ अगर एक बिशप रेपिस्ट भी होता है केरल में, तो उसको प्रोटेक्ट करती है खुद आगे से आके सरकार। तीसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, अंधविश्वास की जड़ हुलेलैया सरेआम अंधविश्वास पूरे देश में फैला रही है, मगर लोग उसे एक्सेप्ट करा रहे हैं। वो उसी आदिवासी समुदाय में, और उसी आदिवासी समुदाय में ये एक्सेप्टेंस कराया जा रहा है कि ये तो परमपिता के भेजे हुए लोग हैं, लेकिन साधु संतों के प्रति लगातार नफरत और हिंदुज्म के खिलाफ लगातार नफरत। इस नफरत को इतना अर्बन नक्सल्स ने आदिवासी समुदाय में अपने कन्वर्शन के हितों के लिए बढ़ा दिया है कि अब मुंबई से 80 किलोमीटर दूर, जो कि आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहां इतनी बड़ी चीजें हो रही है। महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या यह सरकार और होम मिनिस्ट्री की विफलता नहीं है? आप लॉकडाउन में 200 लोग जमा होते हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है। अफवाह फैलता है मोबाइल में या कहीं से किसी भी तरह, पर लॉकडाउन में अफवाह फैलना और 200 लोगों को आ जाना, जैसा कि अभी भाई जी ने कहा कि एनसीपी और दूसरे नेता देखे गए हैं सीपीआई के। सीपीआई के नेता वही लोग हैं जो लगातार वैचारिक मंचों से साधु सन्यासियों को लगातार गाली दे रहे हैं। जी, बड़े बड़े लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है नाम। हाँ जी। तो इस बारे में अब सोचने का समय है कि एक हत्या होती है और इंटेंशनल है, ये बिल्कुल इंटेंशनल है, क्योंकि साधु संत हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो अगले एपिसोड्स में मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊंगा, जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि बधाई हो, यूरेशियन को मारा गया है मूल निवासियों के द्वारा। अब इससे बड़ी घटिया और मतलब निर्दयता वाली बात क्या हो सकती है? जी। इस देश में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि साधु संत जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो यूरेशियन है, और लगातार ये बीज जो है पिछले 30 साल से बोई जा रही है। बिल्कुल, देश सिविल वार की तरफ चला जाएगा ऐसे तो। बहुत सही बात आपने रखी है कि जो आदिवासी एरिया है वो तो पूरी तरीके से ईसाईकरण के पाश में फंसता जा रहा है। और जब लोगों को भक्त कहा जाता है, सन्यासियों के बारे में मैंने तो अभी वो पढ़ी है न्यूज़ कि वो देखे हैं कटिंग्स, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो चोर थे, 3 चोरों को लोग उन्होंने पीट-पीट के मार दिया। न्यू इंडियन के ऊपर यही केस आता है। हाँ, और उसी अखबार ने जब मुसलमान के बारे में तो लिखा, उसमें स्पेसिफाई करके लिखा है कि मुस्लिम बॉय, उसको मारा गया है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें बायसनेस भी दिखाती है मीडिया की, और किस तरीके से इनका सारा का सारा कॉकटेल बन के चलता है कि बॉलीवुड से लेकर के फिर वामपंथ मिल करके जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से, इवन देखो आप ये तो देखो ना कि यूरेशियाई कोई आर्य लगान लेने से कोई यूरेशियाई नहीं होता है भाई। सबसे ज्यादा दलित समाज उत्तराखंड में आर्य लगाते हैं, तो क्या वो यूरेशियाई हो गए हैं? और बहुत सारे जो सवर्ण जातियां थी वो मुसलमान बन गए, तो क्या वो अब भारत के हो गए? इस तरीके से तो नहीं होता है ना। तो खैर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि भाई इसमें ईसाईकरण का भी एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। रचित भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यही सवाल सेम, कि इसमें आपको क्या दिखाई देता है और कौन सी ऐसी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं जो हमें इस तरफ इंगित करती है कि ये पूरी तरीके से प्लान था? सूचना क्रांति के आज के समय में कोई भी चीज बिना सूचना के प्रायोजित नहीं हो सकती, जी। और कोई भी चीज बिना प्रायोजन के आज के समय में नहीं चल सकती, खासकर 200 लोगों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग। अगर हमें इस घटना के तह तक जाना है तो हमें सीबीआई या इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आदमी होने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इसके सूचना तंत्र को देख लें तो हमें पता लगेगा कि यह कोई सामान्य मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है, ये कोई सोशल जस्टिस की घटना नहीं है। अगर सिरे हम पकड़ने शुरू करें
हमने देखा होगा जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, और हम पुलिस के किसी भी राज्य के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, ये घटनाएं गांव में तब होती हैं जब गांव में कोई संदिग्ध आता है और उस प्रकार की बच्चों से संबंधित या चोरी की कोई घटनाएं वहां पर हो रही हैं और उस संदिग्ध को गांव के लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक राजमार्ग पर मुंबई से गुजरात जा रहे लोगों को इंटरसेप्ट किया जाता है और 200 लोगों की भीड़ उनके वाहन को रोकने के लिए पहले से मौजूद होती है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि गांव में किसी को पकड़ा गया और उसको चोरी का आरोपी माना गया या संदिग्ध माना गया। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, जब पुलिस को वन विभाग के द्वारा सूचना की जाती है, पुलिस को बताया जाता है कि लगभग 200 लोगों की भीड़ यहाँ पर है। पुलिस जब आती है तो आरएएफ गियर के साथ आती है। अगर आपने एक वीडियो में देखा होगा तो उनके पास आरएएफ का पूरा गियर मौजूद है, उनके पास हथियार भी हैं, प्रचुर मात्रा में पुलिस वाले भी हैं। पर क्या कारण है कि उन लोगों को एस्कॉर्ट करने की कोशिश नहीं की जाती है। एक वीडियो में आपने सुना होगा कि जब पुलिस वाला साथ में साधु के गिर जाता है तो जो निर्देश देने वाले लोग हैं, जो कैमरा के पीछे, वो बता रहे हैं कि पुलिस को नहीं मारना है। अगर ये कहा जाता है कि ये क्रोध में की गई एक घटना है, तो क्रोध में की गई घटना में न निर्देश दिए जाते हैं न निर्देश स्वीकार किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ निर्देश दिए भी जा रहे हैं और निर्देश स्वीकार भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब पुलिस को ये पता है कि उन पर हमला नहीं होगा, तो अगर वो ह्यूमन शील्ड बनकर उन साधुओं को एस्कॉर्ट कर लेते तो उनको बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई भी फेंक कर मारे जाने वाला अस्त्र उन लोगों के पास नहीं था। उनके पास सिर्फ लाठियां, टहनियां, अगर आप देखेंगे तो टहनियां और धारदार हथियार थे। तो अगर एक बार पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर लेती तो उन पर कोई खतरा नहीं होता। तो इससे ये समझ आता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, ये एक निर्धारित, नियमित और एक बहुत ही सोची समझी शांत रूप से की गई घटना है। और इसको मॉब के ऊपर थोप दिया गया है क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है और बस इनके हाथ से ये करवा दो। इसमें जो मुझे लगता है, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग से वो लोग जा रहे थे और फिर उनको डाइवर्ट किया गया, मतलब अभी तक की जो खबरें हैं उनके अनुसार यही है कि उनको गांव की तरफ से निकाला गया। वहां 200 लोगों का तैयार होना, और वो भी सिर्फ अफवाह के उसमें। और आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि अगर कोई किसी को रंगे हाथों इस तरीके से पकड़ता है तो ऐसा होता है। और इसमें एक और ही बात जोड़ी गई है कि वो लोग काफी टाइम से सर्च में थे। अगर आपने न्यूज पढ़ी होंगी तो उसमें बता रहे हैं कि वो काफी टाइम से परेशान भी थे, सर्च में थे। तो क्या उस सर्च में पुलिस उनका योगदान नहीं कर रही थी? क्या पुलिस वहां नहीं आई कि भाई 200 लोग एक साथ नहीं हो सकते, हम सर्च कर रहे हैं? जो भी कुछ चीज थी, लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, 200 लोग लाठी डंडे लेकर के किसी का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। और अगर वहां पुलिस उन लोगों की, अगर मान लेता हूं मैं, सच्ची बात है, और उनका कोई बच्चा उठाया या कुछ भी हुआ है, कुछ भी चोरी हुआ है, तो पुलिस तक तो बात पहुंची होगी। तो जब पुलिस उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है, वो इतने असहाय हो गए हैं कि अब उनको कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, तब जाकर वो रोड पे खड़े हुए हैं, तो वो पुलिस उन साधुओं की क्या हेल्प कर सकती, जो ऑलरेडी उन लोगों को निराश कर चुकी है? तो वो फिर क्या हेल्प कर पाती? तो वहां आने का और ढोंग करने का फायदा ही क्या था पुलिस का? अगर हम साधुओं की बात देखें तो ये कोई पहली लिंचिंग नहीं है। हमने एक बात देखी है, इसको अगर हम सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे, कि अभी तक वृद्ध, कमजोर और अकेले, ऐसे साधु सन्यासियों की, पुजारियों की लगातार हत्या होती आ रही है। मंदिरों में इस प्रकार की हत्याएं हुई हैं। उनको गले में रस्सी डाल करके टांग दिया गया, पीट पीट के मार दिया गया। और हमने एक बात देखी है कि वो सारे के सारे जो लोग थे, वो जो पुजारी थे या सन्यासी थे, वो शरीर में
कल्पवृक्ष गिरिजी जी महाराज जैसे ही थे, कमजोर से थे या उम्र में इतने ज्यादा ही थे। तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि इन लोगों के द्वारा इन लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक टर्म बनाई हुई है कि ये भक्त है, आप कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट रखिए, इवन हम ये वीडियो जो बोल रहे हैं जिसमें जो सारे हमने फैक्ट रखे हुए हैं, इस पर कोई नहीं बोलेगा ये कि किसी पॉइंट पे भी गौर किए जाने योग्य है। वो लोग जिनके अंदर ये नफरत भर दी गई है और जिनको जॉम्बीज बना दिया गया है या रोबोट बना दिया गया है, रविश कुमार की भाषा में कहें तो, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये भक्त हैं और ये गौमूत्र पीने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की जो नफरत अंदर भरी जा रही है, ये मुझे नहीं लगता कि अब ये बहुत दिनों तक इन बुजुर्गों के ऊपर ही रुकने वाली है। अब ये धीरे धीरे युवाओं पे भी आएगी, प्रौढ़ पे भी आएगी, और जहां जिसको अकेला देखा जाएगा उन्हीं लोगों को इस तरीके से मारपीट दिया जाएगा, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है। मैं बस एक ये चीज पूछना चाहता हूं कि ये घटना हुई और बृहस्पतिवार को हुई है, संडे को ये चीज वायरल होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था, मतलब वहां तक ये बात क्यों नहीं पहुंचती है। मैंने आज पढ़ा है पालघर पुलिस का जो ट्वीट आया है, तो वो अब बता रही है कि हमने 101 लोगों को गिरफ्तार किया, 9 लोगों को हमने जो जुवेनाइल जस्टिस के लिए भेजा है। तो ये चीज का अगर ये सोशल मीडिया में नहीं आती चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई आगामी भविष्य में भी हम सोचते कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी। अगर तलब किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, तब जाके तो रिपोर्ट्स लेने की बात कही गई है, नहीं तो अभी तक कुछ था ही नहीं। इवन आप सब जानते हैं कि अखलाक की सिर्फ पिटाई हुई थी, 5 दिन बाद वो कस्टडी में मरा था, लेकिन मामला यूएन गया था, सिर्फ पिटाई हुई थी। आप एनडीटीवी या और किसी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो आज तक है, जो सबसे तेज है, जो रिपब्लिक टीवी है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी चैनल कहता है, जिसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, क्या उनके पास ये सूचनाएं नहीं पहुंची थी? सभी अखबार तंत्र होता है, जो भी न्यूज मीडिया होता है, सभी के लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, और उसमें क्राइम सेक्शन में वो रोज के रोज थाने से एफआईआर तक उठाकर वो उनके पास शेयर करते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, रिपब्लिक को पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो रचित भाई, जो ये जितने भी आज मेन स्ट्रीम मीडिया है, टोटल सोशल मीडिया के भरोसे बैठे। इनका कोई पत्रकार, कोई ग्राउंड पे रिपोर्टिंग ये कभी नहीं करते। कोई घटना के बाद जाएंगे, घटना के बाद कभी चले गए तो, और वहां जाकर फिर इनका, आप इनकी रिपोर्टिंग देखियो कि सबसे पहले हम पहुंचे। ये भी एहसान है इनका हमारे ऊपर कि ये सबसे पहले वहां पहुंच गए, तो जैसे हमारे ऊपर कुछ एहसान कर दिया इन लोगों ने। इसमें एक जो इसमें आपने एक बड़ी अच्छी चीज कही, उसमें वहां आरएएफ की टुकड़ी दिखाई दे रही, अर्धसैनिक बल भी दिखाई दे रहे पीछे भी उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा क्योंकि सरकार किसकी है, एनसीपी की, कांग्रेस की और शिवसेना की, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि करने दो, कि करने दो, सामने खड़ा हुआ है। हाँ, पुलिस को आदेश होंगे कि भाई देखो ये करने दो, आप हिस्सा लग रहे हो। क्योंकि आपने वो प्रणब मुखर्जी की एक बुक थी ना, कोलोजियंस टू साथ कुछ बुक थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2004 में जयेंद्र सरस्वती को जब उठाया था, क्या कांग्रेस की सरकार में इतनी हिम्मत थी कि किसी मस्जिद के मौलवी को ईद के दिन उठा ले? तो इनकी मानसिकता तो बहुत पहले से सेट है ना इसमें। कल परसों नहीं, मतलब 4-5 दिन हुए हैं, जो पूर्व कमिश्नर थे दिल्ली के कक्कड़ जी, तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को हम उठा नहीं पाए थे, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरीके के दबाव होते थे कि मुसलमानों के जो लीडर हैं या उनके मुफ्ती हैं, ये इनको उठाना ही नहीं है, इनको हाथ तक नहीं लगाना है। जिन पे 400 केसेस थे। हाँ, 400 प्लस केसेस थे। और इवन आपको तो पता ही है कि जो ये जो थे शंकराचार्य जी 9 साल के बाद छूटे, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से बेकसूर, और किसी ने माफी तक नहीं मांगी थी। मैं आ रहा हूं पॉइंट पे। मैं एक बार रचित भाई की बात पूरी कर लेते हैं, फिर अभिषेक भाई के पास पहुंचेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है, और इस पर पुलिस की भूमिका, सबसे अधिक संदिग्ध की भूमिका हमें देखने को मिलती है। जब उनके पास प्राथमिक सूचना पहुंची, क्या उनके पास इंटेलिजेंस थी कि इतने लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं?
क्या उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहता था कि ऐसी स्थिति में उन्हें करना चाहिए? क्या उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से इस विषय में मंत्रणा की? महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ओर से उनको क्या निर्देश मिले? इन सभी तथ्यों को जब तक बाहर नहीं लाया जाएगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय हमें सिर्फ उन पुलिस वालों पर जिन्होंने उन्हें वहां से निकाला उन पर नहीं रोकना है। हमें जवाबदेही तय करनी है महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की, महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो की और महाराष्ट्र सरकार की। बिल्कुल 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 सही बात एकदम। जी आपने अभिषेक भाई। देखा होगा इसमें नया एक लिपा पोती का खेल चालू कर दिया। बड़ी लाइन क्या है, 101 लोग गिरफ्तार और 9 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा। इसे बार इसे दिखा रहे कि बाल सुधार गृह। अगर यह वीडियो ना आती तो जो सबसे तेज है, जो बिल्कुल जो भूकंप के भी पॉइंट पे पहुंच जा, उन मीडिया को तो पता ही नहीं था चला था इसका। भूकंप के मीडिया जो 4:30 को 5 बता देता है, क्योंकि वो खुद भी इतने तेज हैं। वो जब बोलते हैं तो इतना तेज भूकंप आता है कि वो 4:30 को 5 बता देते हैं, लेकिन यहाँ 32 हो जाती है। हाँ, तारीख अरे 40 हो जाती है। 40 अप्रैल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उनको पता नहीं लगता है। अब मैं आपको मैग्सेसे अवार्डधारी के स्टाइल में कुछ क्रोनोलॉजी समझा दूं। देश के सबसे बड़े संत को 2004 में उठा लिया जाता है मंदिर से घसीटते हुए सीढ़ियों पे। आपको ये समझना होता है कि वो सरकार संयोग नहीं थी, प्रयोग था कि इस देश के सनातन धर्मियों के खून में कितना उबाल मार सकता है। उन्होंने देखा कि इस चीज को भी, जब देश के सबसे बड़े संत को उठा लेने के बाद भी इस देश का सनातन समाज चुप है, तो फिर हम और कार्रवाई ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ और इंसिडेंट, जैसा कि अभी आपने अंकुर भैया बताया कि कई संतों को लगातार ऐसे ही लिंच किया गया। मगर सनातन, मेरा सवाल है इन अखाड़ों से, इनके निर्माण का उद्देश्य क्या था? अगर हम इसके मूल में जाएंगे तो इन अखाड़ों के निर्माण का जो उद्देश्य था, आपको नहीं लगता कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत है? इस देश के संत समाज के सबसे बड़े शंकराचार्य जी लोगों का क्या ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पे जरूरत नहीं है कि वो सामने आकर के, अच्छा इमाम बुखारी ज्यादा बड़ा पावरफुल नेता है जिससे पूरा सरकार सिस्टम डरता है, और देश के 80 करोड़ आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, उनकी एक आवाज पे इस देश के धर्म के लोग नहीं निकलेंगे। पर आप आह्वान करना भूल गए, क्योंकि आप ये भूल गए हैं क्योंकि आपकी शक्ति क्या है, आप किस पद पे बैठे हुए हैं, उस पद का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब ये पॉलिटिकल खिलौने हैं। आज एनसीपी इनकी इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इनकी आह्वान पे वोट मिलता है। अब बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, वरना ये तो प्राइम टाइम वाले आएंगे और क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि हाँ, इसमें आप हिंदू मुस्लिम वाला एंगल मत ढूंढिएगा, मिशनरी वाला एंगल नहीं ढूंढ सकते। हम भी नहीं ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ही नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं ढूंढ रहे हैं। ये बहुत सही बात आपने बताई है कि जूना अखाड़ा या जितने भी हमारे अखाड़े हैं, उनका जो उद्देश्य है, देखो जो कुश्ती का अखाड़ा होता है ना, वो उसकी जो शुरुआत हुई है वो अखाड़ों से हुई है, इन्हीं अखाड़ों से हुई है। और वहां धर्म की रक्षा के लिए योद्धा तैयार हुआ करते थे। और अब जरूरत है, हालांकि 2 अखाड़ों की तरफ से ये बात आई है कि हम लॉकडाउन के बाद में पालघर की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जितने भी हमारे महंत हैं, जितने भी अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं, जितने सन्यासी हैं, सबकी तरफ से ये आना चाहिए। और हर जगह पे इस बात को तय होना चाहिए कि जो सुषमा स्वराज ने कभी पाकिस्तान के लिए कहा था, ये चीज संत समाज के लिए कहनी पड़ेगी। और आप दूसरी तरफ देखो, मैं अभी पढ़ रहा था जफर सरेसवाला, जो कि मोदी जी का भी बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि संघ का भी बहुत अच्छा मित्र है। उसने क्या कहा, उसने अपने आप को जमाती कहा है, और उसने ये कहा है कि जमात की जो 2 फाड़ हो चुकी थी हम उनको एक करेंगे। और यहाँ हमारा संत समाज बटा पड़ा हुआ है। तो ये इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग जो जिस जमात का, जिस संस्था का कई बार आतंकवादी गतिविधियों में भी संदिग्ध है, जो फिलहाल कोरोना फिदाइन पैदा करने के रूप में संदिग्ध है, वो लोग एका कर रहे हैं। लेकिन विश्व कल्याण की भावना से काम करने वाले संत समाज अगर इसी तरीके से बटा रहा
तो ये भारत अंतिम राष्ट्र है। इसके बाद में हमें अरब सागर में डूब के मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी तो बार बार अपील है। और अच्छा, एक बात मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में आप बाला साहब ठाकरे जी को मिस नहीं कर रहे हैं? याद तो आई बहुत कि उनका उदय ही इस वजह से हुआ था क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो गोलियां चलवाई तो आए और प्रकट हुए और संतों को इंसाफ दिलाया, तो महाराष्ट्र में की धरती में हुआ। अच्छा है कि बाला साहेब आज यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने पुत्र की कांग्रेस के प्रति भक्ति देखकर शायद वो जीते जी मर जाते। राजीव भाई? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है यार तो उसका बच्चा है अभी। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि वो उसका बच्चा है, उसका खून, बल्कि उसका भतीजा ही थोड़ा अच्छा लगता है मुझे इस मामले में तो। क्योंकि पॉलिटिक्स की शुरुआत साथ में की थी। उसे शौक था सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का, शासन करने का कोई उसे शासन करने का उसके पास कोई वो है ही नहीं, किसी तजुर्बा है शासन करने का, कोई तजुर्बा उसके पास नहीं है। उसे बस मुख्यमंत्री बनने का शौक था, वो मुख्यमंत्री बन गया, बात खत्म हो गई। गुरुजी एक बात है, लिबरल मीडिया, सेकुलर मीडिया और सो कॉल्ड बॉलीवुड इंटेलेक्चुअल्स के लिए दुनिया का बेस्ट सीएम तो अब केजरीवाल नहीं रहा, उद्धव जी हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और फन फैक्ट दिया है ध्रुव राठी ने। हाँ, इस हृदय मतलब इस ऐसे टाइम पे फन फैक्ट कोई देता है। फन फैक्ट ये है कि मतलब वो फैक्ट चेक नहीं कर रहा है, फन फैक्ट है। उसके लिए संतों का मरना, अच्छा खैर बहुत बहुत ज्यादा बातें हो जाएंगी, लेकिन ये वास्तव में एक ऐसा समय है जिस समय यदि सनातन समाज एकजुट नहीं हुआ, संभला नहीं, और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं अपने बच्चों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की अगर उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दर्शाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी संस्थाओं का बुढ़ापा बड़ा खराब होने वाला है। एक चिंता होती है ना जवानी के टाइम में कि हमारा बुढ़ापा खराब ना हो, हे भगवान, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हजारों लाखों संस्थाएं जो हिंदुओं के उद्धारक बनी हुई हैं, जो हिंदुओं के लिए बड़ी बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स रट रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रखी है संस्थाओं ने, मुझे ऐसा लगता है कि इनका बुढ़ापा बड़ा खराब होने वाला है। इनको कोई अंत समय में आग देने वाला तक नहीं मिलेगा। एक क्लोजिंग रिमार्क देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस संत समाज की पूरी जिम्मेदारी है कि देश के एजुकेशन सिस्टम में एक जबरदस्त बदलाव करें। मिशनरियों की पहुंच आपके घर तक इस वजह से हो गई है क्योंकि वो आपको स्कूल के थ्रू आपके घर में पहुंच गए। अब ये वक्त है कि सिलेबस में बदलाव हो ना हो, आपके करिकुलम एक्टिविटी का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके बच्चे एक को परमपिता मानने लगे, दूसरे को है संत को जो है वो ढोंगी मानने लगे। ये बहुत समझने वाली बात है भाई। ये तो तैयारी खैर लंबे टाइम से इन लोगों ने चलाई है, संतों के खिलाफ, भगवा के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, तो आपको गुरुकुल बनाने होंगे। ये 6 साल से तो भक्त शब्द के खिलाफ बड़ी वो चल रही है। क्लोजिंग रिमार्क मैं लेना चाहूंगा रचित भाई एक बार आपसे भी 1 मिनट में। हमें अभी न्याय के ऊपर फोकस करना होगा। न्याय में जैसा मैंने पहले कहा, हमें ढूंढना होगा न केवल पुलिस की भूमिका को बल्कि सरकार की भूमिका को, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की भूमिका को, महाराष्ट्र के इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भूमिका को, और उनके प्रति एक ऐसा उदाहरण भारतीय गृह मंत्रालय को स्थापित करना होगा कि ऐसी चूक कभी दोबारा ना हो पाए। हिंदू रक्त की कीमत कम कोई दोबारा ना हो पाए। राजीव भाई? इसमें 102 या 105 या 107 लोगों को पकड़ने की बात नहीं, असली जो थे लोग जिन्होंने पूरा कराया उन लोगों को पकड़ा जाए इसमें। जो पर्दे के पीछे से करा रहे थे, 105 को, 207 को, 218 लोग उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। जो करा रहे इस चीज को अंदर बैठ के कहीं भी पर्दे के पीछे से, जो ये तो आदिवासी थे, जो वो शहरी नक्सली है, जब तक उनसे उन तक नहीं पहुंची जाएगा, जब तक उन तक पुलिस नहीं पहुंचेगी तो तब तक तो ये होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 100 उठा लो, 200 उठा लो, कितने भी मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि न्याय की जो गुहार इस टाइम पे युवाओं ने उठाई है उसको हम कल से देख भी रहे हैं, और जिसके दबाव में आकर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपने एड्स के लिए मरता है, जो लगातार एक ही खबर
कंटिन्यू दिखा रहा था, जिसने अब आकर के इस खबर को दिखाना शुरू किया है, इस पे हम सब युवाओं का और जितने भी स्वतंत्र लोग हैं, वो सब लोग इस पे लगातार अपना दबाव बनाए रखें। इस पूरी की पूरी जो फिलहाल जो हमारा जो मुहिम चली हुई है, इसको बिल्कुल भी दबने ना दें, इस पर अपनी आवाज उठाते रहें। अपनी तरफ से जो कुछ भी आपसे हो सके, किसी भी तरीके से चीज़ों को, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उस पर पोस्ट करते रहें। और इस तरीके की जितनी भी घटनाएँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा अपने स्तर से लगता है और आप सभी को भी लगता होगा कि सोशल मीडिया इस टाइम पे एक ऐसा दबाव पक्ष, दबाव संघ बन चुका है अपने आप में एक, को जो सरकार को भी झुका सकता है, जो बायस्ड बिकाऊ मीडिया को तक को झुका सकता है। मेन स्ट्रीम न्याय मीडिया भरोसे है सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया अपनी के, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब न्याय तो मिले ही, लेकिन आगे से भी इस तरीके की चीजें ना हो। और युवाओं का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चीज को बहुत समय रहते ही इतने बड़े स्तर तक पहुंचाया और सरकार की नज़र में डाला है इसको। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसे समय में हम उनके परिवारीजनों के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अंत में हम प्रार्थना करते हैं योगी जी और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने उनके पिताजी जो हैं उनका भी कैलाश देहांत हुआ। गया है, देहांत हो गया है। और ऐसे समय में भी योगी जी ने अपना जो राजधर्म है उसको निभाते हुए पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से यही कहा है कि वो अभी फिलहाल केवल अपना राजधर्म ही निभाएँगे, और जो उनका पुत्र धर्म है या जो पूर्व के आश्रम का धर्म है, वो तो उनका पहले ही पूर्ण हो ही चुका है। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।